हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रासायनिक माइंड। इस वीडियो में हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वेपर प्रेशर को स्टार्ट किया था और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था बाय द एनसीईआरटी। तो अब हम इस वीडियो में वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा केस है राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब कैसे कहा जाता है राउल्स लॉ को हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस। तो आइए समझते हैं इसको। तो होता क्या है, राउल्ट ने जो अपना रूल दिया था वो ये बोला था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होता है। लेकिन जब हम इसे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जैसे मेरा पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स आई, लेकिन अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मेरा आएगा पी वन नॉट सॉरी आई और एक्स आई। ये जो है पी आई नॉट, ये मेरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है। ऐसे ही हेनरी ने जो बोला था वो बोला था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो था के एच। क्या था? के एच, जैसा कि यहां दिखाया गया है। के एच इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दो चीजें हमें दिख रही हैं। क्या? P इज इक्वल टू के एच एक्स, ये तो हेनरीज लॉ हो गया। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। और P इज इक्वल टू पी नॉट और x, मतलब के एच को रिप्लेस कर दिया गया राउल्ट के द्वारा पी नॉट से। प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट है। ओके। तो इसने क्या कहा था इसको हम समझते हैं। इफ वी कंपेयर द इक्वेशंस ऑफ राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ, हमने यहाँ कंपैरिजन किया और कंपैरिजन में हमने यही पाया कि के एच को रिप्लेस कर दिया गया है पी नॉट से। यही देखो इसने बताया गया, इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस is directly proportional to its mole fraction in solution. Only proportionality constant kh differs from P1 नॉट। ये राउल्स लॉ में जो P1 नॉट आया है वो KH को रिप्लेस करके वहां रख दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो राउल्स लॉ है वो क्या है, बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल्स टू पी वन नॉट। मतलब जब राउल्स लॉ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो सीधे ये बोल सकते हैं कि के एच इज इक्वल्स टू पी वन नॉट राउल्स लॉ में होता है, हेनरी जो हेनरी कांस्टेंट था। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ, मैं पढ़ रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में। बात तो लिक्विड सॉल्यूशन की ही कर रहा था, लेकिन यहां मैं बात करूंगा सॉलिड इन लिक्विड, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है सॉलिड इन लिक्विड। तो आइए समझते हैं इसको। तो यहां इसने क्या है कि सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल, उसने एग्जांपल दे रखे हैं कि मेरा जो सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एंड केन शुगर इन वाटर, ये वाटर में, एंड आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। जो कार्बन डाइसल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2। क्या होता है? CH2। ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि इसमें सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट। इसका कहने का मतलब है कि जब दोनों सॉल्यूशंस को, इनको जब सॉलिड को एक जो सॉल्वेंट मेरा लिक्विड था उसमें डिजोल्व कर लिया गया, जब डिजोल्व कर लिया गया तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई। मतलब ना तो वो सॉलिड की रही ना लिक्विड की रही, वो अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी हो गई। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, ये यहाँ वेपर प्रेशर, मतलब जो मेन प्रॉपर्टी थी वो कैसी थी? वेपर प्रेशर की थी। तो हम वेपर प्रेशर के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। आइए, द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमें condition, the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure। इसने यहाँ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बता दी है। सिंपली वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड
ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय द वेपर्स। तो सिंपल सी हम बोल सकते हैं कि वेपर का प्रेशर ही लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस पर वेपर प्रेशर बोला जाता है। देखिए यहां इसने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइजेज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब जब हम वेपराइज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को तो वो एक टेम्परेचर पर वेपराइज होने लग जाएगा और उनके जो वेपर फेज और लिक्विड फेज जो होगी उसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड हो जाता है। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उस इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर होगा वो क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। ओके, तो आइए अब आगे समझते हैं। इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। देखिए जैसा कि यहां इस वाली इमेज में मुझे दिखाया गया है, इसमें मेरा प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब हुआ उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं, उसमें कोई और तरीके का मॉलिक्यूल नहीं है। जैसा कि यहां आपको दिख रहा होगा सभी ब्लू कलर के, कैसे कलर है? सभी का ब्लू कलर है। ये ब्लू कलर का मतलब यहाँ ये दिखाया गया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सभी एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी सरफेस बनी हुई है, ये इसकी सरफेस बनी हुई है, ये सरफेस क्या है? ये सरफेस है एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनके बनी हुई है। जब हम इसको वेपराइज करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, किसी टेम्परेचर पर इसे एग्जामाइन करते हैं, तो क्या होता है कि जो वेपर बन रही है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की बन रही होगी, क्योंकि यही मॉलिक्यूल यहां से एस्केप हो रहे होंगे और ऊपर वेपर फेज में जा रहे होंगे। तो देखिए होगा क्या, अब देखिए अब जब इसमें मैंने कोई सॉल्यूट मिला दिया, आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, आगे है if a non-volatile solute is added to a solvent to a given solution। उसने बोला है कि मेरा एक नॉन वोलाटाइल जिसको हम वो मतलब जिसको हम वेपराइज नहीं कर सकते, वो उसमें जब मिक्सचर कर दिया जाता है मतलब सॉल्वेंट में, मान लीजिए मेरा जो ए इमेज दिखाई गई है इसमें प्योर सॉल्वेंट है, जब इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट जो डाल दिया गया है तब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर बन चुका होगा। ये तो कंफर्म है, बहुत सिंपल सी बात है। आइए आगे समझते हैं क्या कहना चाहता है ये। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोलली फ्रॉम द सॉल्वेंट एलोन। देखिए अब इसने क्या बोला था, इसने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहा हूं, तो अब जो सॉल्यूशन बना होगा उसमें वेपर प्रेशर किन मॉलिक्यूल के द्वारा हुआ, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल तो मेरा वेपराइज हुआ नहीं, तो जो वेपराइज हो रहा होगा वो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहे होंगे, सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा होगा, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा ही आएगा। आइए आगे समझते हैं आगे क्या है ये। तो ये कह रहा है दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at same temperature। देखिए ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यहां से डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ये लाइन बिल्कुल डायरेक्टली पूछ ली जाती है। नीट में यहां से, नीट जेई में मतलब एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन बना देंगे वो, और वो पूछ लेंगे कि वेपर प्रेशर जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, चेंज नहीं होगा, और मतलब उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। तो हम नहीं बता सकते ऐसे, लेकिन अगर हमको ये लाइन पता है, हमने एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ी है, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो देखिए इसका मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसने बोला है कि दिस वेपर प्रेशर, जब मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया है, सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर, मतलब कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। अब बात आती है ये क्यों पाया जाता है। हमें अब ये तो पता पड़ गई, हमें क्वेश्चन लगाने के लिए आंसर पता है, लेकिन जब तक रीजन नहीं पता होगा, हमें रीजन नहीं पता होगा, हम नहीं बता सकते, हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी चीजें कि हम क्या चाहते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो रीजन कुछ नहीं है, एक छोटा सा रीजन है, उस रीजन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ ये दोनों जो इमेज दिखाई गई है ना, ये एक इमेज है, एक इमेज ये है। देखिए सबसे पहले इस वाले पहले वाली इमेज से समझते हैं। इस वाली इमेज में क्या है, ये ब्लू कलर के सभी मॉलिक्यूल्स दिखाए गए। तो जब
उसकी जो लेयर बनी हुई है वो केवल ब्लू कलर के मॉलिक्यूल ही है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं। तो जो वेपराइज हो रहे होंगे वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही वहां से सरफेस पर से वेपराइज हो रहे होंगे। लेकिन जब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट, और वो भी कैसा, नॉन वोलाटाइल। कैसा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा कि इसकी जो सरफेस होगा उस पर कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होंगे। जैसा कि ये जो देखिए ग्रीन कलर के ये जो दिख रहे हैं ना, ये मेरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं। कैसे मॉलिक्यूल है, तो अब जो कुछ सरफेस होगी वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के द्वारा भी कवर्ड कर ली गई होगी। मतलब पहले कंप्लीटली सरफेस जो बनी हुई थी वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की थी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की थी। अब जो सरफेस बनी हुई है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन अब मैं इसे एक टेम्परेचर पर वेपराइज करता हूं। जब ये वेपराइज होते हैं तो वेपराइज तो केवल सॉल्वेंट होगा। अगर वेपराइज सॉल्वेंट होगा तो सरफेस कम है, मतलब पहले कंप्लीटली सरफेस पर सॉल्वेंट ही था, अब कम सरफेस पर सॉल्वेंट है। तो जो वेपराइज होगा तो उन्हीं जगह से होगा जहां सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वहां से कम होगा तो पहले तो कंप्लीटली वेपराइज हो रहा था, अब वो कम वेपराइज होगा। कम वेपराइज होगा, कम वेपर बनेगी, कम वेपर बनेगी, उसका प्रेशर कम होगा ओवर द लिक्विड फेज ऑफ सॉल्यूशन। तो अब समझ में आ चुका होगा कि क्यों होता है वेपर प्रेशर कम व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। ओके, तो यही इसने देखिए आगे थ्योरी के रूप में समझाया है कि क्या है क्या नहीं। तो आइए देखिए समझते हैं। The surface has both solute and solvent molecule. Thereby, the fraction of the surface covered by the solvent molecule gets reduced. यही बात मैंने आपको समझाई थी कि उसकी जो सरफेस था वो कम हो जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। Consequently, the number of solvent molecule escaping from the surface is corresponding reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. जो मैंने समझाया था अभी वही इसने बोल रखा है कि जब वेपर जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम वेपराइज होंगे तो उनके द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड जो होगा वो कम होगा। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है ये। The surface, the decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in solution. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर तुमसे कोई कह दे कि क्या सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड करेगा ये जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की, देखो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, चाहे आपके बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, जेई में भी आ सकता है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही फायदा है कि हमारी, अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है कोई लाइन में, अगर हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे तो ओवरव्यू ले लेंगे ऊपर ऊपर से और समझ में नहीं आएगा, और एक दो लाइन से अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां से वो चला जाएगा, कोई समझ में नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं, देखिए इसने क्या बोला है, solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in solution। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा। इर्रेस्पेक्टिव, देखिए अगली लाइन क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, मतलब नेचर कैसी भी हो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, अगर तुमसे कहा जाए कि ये जो, जब देखिए वहां से ये ना पूछे तुमसे डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो अगर वो सिंपल ये बोल दे कि ऐसे देखते हैं कि अगर जो डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर में, वो पहले आपको बता दे ये डिक्रीज होता है, लेकिन ये डिक्रीज जो होता है वो सॉल्यूट की किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, नेचर पर, क्वांटिटी पर, क्वालिटी पर, नन ऑफ एव। मतलब ऐसे कोई ऑप्शन बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें आंसर क्या लगाना है, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं। तो नेचर पर नहीं, ऐसे इसके लिए इसने एग्जांपल बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल। डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर by adding 1 mole of sucrose to 1 kilogram of water is nearly similar to that produced by adding 1 mole of urea to the same quantity of water at the same temperature। देखिए उसने क्या कहा है कि हमने सेम दो वाटर के बीकर ले लिए, ठीक है, जब एक में 1 मोल सुक्रोज डाला, एक में 1 मोल मैंने यूरिया डाल दिया,
तो उनका जो प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो सेम क्वांटिटी में हुआ। तो यही बात ये बताना चाह रहा था। देखिए यहां से राउल्ट ने अपना जो नियम निकाला उसको क्या बोल सकते हैं हम डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में, कि फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही बात उसने बोली थी। देखिए मोल फ्रैक्शन मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी ज्यादा हुई क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो उसने यही बोला था कि वेपर प्रेशर जो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी क्वांटिटी मतलब मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है अब इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमें पहले ही बोल दिया गया था, सबसे पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें सिंपल बता दिया होगा, मैंने पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट 2। मतलब उसने क्या बोल रखा है, मेरा जो सॉल्वेंट है, मैंने सॉल्वेंट को बोल दिया 1 और मेरा जो सॉल्यूट है क्या है, सॉल्यूट को बोल दिया 2। मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को 1 और 2 से डिफाइन कर दिया। तो इसने आगे बोल रखा है कि व्हेन द सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है, ये मैंने पहले ही समझ चल रहा हूँ नॉन वोलेटाइल लेकर, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही कैसे है, मैंने बताया था केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केप हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर केवल और केवल जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वेपर फेज होंगे उन्हीं के द्वारा हो रहा होगा। आइए अब आगे समझते हैं, और ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है लेट P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये कह रहा है P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। उसने सिंपल बोल दिया है मेरा जो P1 है, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ओके। और X1 क्या है, X1 मेरी मोल फ्रैक्शन है, किसकी, मोल फ्रैक्शन किसकी है, मेरी सॉल्वेंट की। तो इट्स, वो कह रहा है P1 वी इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट, और मेरा Pi नोट दे रखा है, ये क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट होगा, मतलब जब हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो प्योर अमाउंट में मतलब प्योर स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, अब राउल्ट ने क्या कहा था, सिंपल मुझे पता है, राउल्ट ने बोला था मेरे से कि जो वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होता है। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X1। राउल्ट लॉ में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हेनरी लॉ के KH जो हेनरी कांस्टेंट था उसको रिप्लेस किया गया था P नॉट से, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं P1 is equals to the Pi नॉट X1, ओके। ये मेरा राउट लॉ के अकॉर्डिंग आ गया, और इसने भी देखिए यही निकाला है, देखिए ये आपको येलो हाईलाइट हो रहा होगा, तो इसने यही दिखाया है और कुछ नहीं दिखाया है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को समझ लेते हैं थोड़ा, क्या है ये ग्राफ, क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहां पर इधर की तरफ तो मेरा वेपर प्रेशर है, इधर की तरफ सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है। जैसे जैसे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी उसका वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जैसे यहाँ जीरो था, अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर दूं इस इक्वेशन में, क्या पुट कर दूं, x की वैल्यू जीरो, तो मेरा जो P1 वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर मैं x को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, x में
इंक्रीज करता हूं। अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरा ये जो P1 होगा ये भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि P0 तो कांस्टेंट है और x1 अगर बढ़ रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा जो P1 की वैल्यू होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाला मेरा ग्राफ आता है। यहां मैं इसको किसकी, y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये 0,0 से होके जाएगा, ये ग्राफ मेरा बन चुका है और ये स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, ये y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म होती है, जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये कह रहा है द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो था वो मेरा P1 नॉट के इक्वल था। एंड प्लॉट को मैंने समझा दिया है कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी, और देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 से ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अगर मोल फ्रैक्शन मेरी 1 हो गई तो उस केस में देखिए, इफ x इज इक्वल टू 1 मतलब ये हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट अगर मोल फ्रैक्शन होगी तो P1 इज इक्वल टू Pi नॉट के इक्वल होगी। तो ये कहाँ होगा, देखिए 1 ये रहा, x इज इक्वल टू 1, और इस पर जो ये वाला प्रेशर, ये वाला पॉइंट है जहां ये वाला कर्व उस लाइन को टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला लाइन, ये वाला मेरा P0 होगी। P0 की वैल्यू यहाँ पर होगी, इससे जो करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू क्या होगी, P0 की वैल्यू होगी। आई होप ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये क्लियर भी हो गया होगा कि क्या होता है, कैसे डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में मिला देते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब तक का सब सारा टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे उसका पूरा आंसर दिया जाएगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर ही किया जाएगा। सो आई होप you enjoyed the topic and you enjoyed the today's video. Thank you for watching. Keep learning.